Hello students, I am Raksi Joshi and today we are going to cover chapter 9 unit 4 of A Brief History of Modern India। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में और रिफॉर्म मूवमेंट्स को करने वाले जो मेन लीडर्स थे उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे इंडिया में उनको स्टार्ट करने की नीड क्यों हुई, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स से। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो अपना क्या आता है, ब्रिटिश रूल आता है। ब्रिटिश रूल क्यों? क्योंकि जहाँ एक और 18th सेंचुरी में जो यूरोप था वहाँ पे अलग अलग साइंटिफिक इनोवेशन हो रही थी। हर चीज को साइंटिफिक नजरिए से देखा जा रहा था। वहीं इंडिया, ठीक है, वहीं इंडिया एक स्टेगनेंट सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। स्टेगनेंट मीन्स एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसमें कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, वो लगातार क्या हो रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वो लगातार क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ये था। नाउ सेकंड फैक्टर अगर हम देखें तो वो था अपना सोशल कंडीशंस का। ठीक है, सोशल कंडीशंस लाइक जो इंडियन सोसाइटी थी वो रिलीजियस सुपरस्टिशन और सोशल बैकवर्डनेस के एक ट्रैप में फंस रखी थी। ठीक है, यहाँ के जो प्रीस्ट थे वो यहाँ के जो लोकल पीपल थे उनके माइंड्स में रिप्रेसिव और काफी अनहेल्दी इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है, और आइडोलेट्री और पॉलिथिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रचलित है। आइडोलेट्री मीन मूर्ति पूजा और पॉलिथिज्म मीन्स कि बहुत सारे भगवानों को मानना। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे प्रचलित था। इसके अलावा जो वुमेन की पोजीशन है, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था वुमेन और कास्ट के बारे में हमने देखा। तो वुमेन की जो पोजीशन थी वो काफी ज्यादा खराब थी। उस टाइम उनका स्टेटस काफी ज्यादा खराब था। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो रही थी। ठीक है, पॉलीगैमी और काफी बूढ़े व्यक्ति की शादी एक यंग लड़की के साथ कर दी जा रही थी। सती प्रथा काफी ज्यादा प्रेवलेंट था। एजुकेशन काफी ज्यादा खराब था उस टाइम पे। इसके अलावा जो कास्ट है, ठीक है, जो इंडियन सोसाइटी थी, इंडियन जो सोसाइटी का जो सिस्टम था वो एक चार ग्रुप्स में बटा हुआ था, लाइक ऐसे। ठीक है, और वो भी हायरार्किकली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सबसे टॉप पे जो था वो था अपने ब्राह्मण। ओके, सबसे टॉप पे अपने ब्राह्मण थे। देन अपने क्षत्रिय थे। देन उसके बाद अपने शूद्र थे। थर्ड में अपने वैश्य थे। ओके, वैश्य लास्ट वन। फोर्थ में थे अपने शूद्र। ओके, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे थे तो इनका जो प्योरिटी थी, ठीक है, वो भी कम होती जा रही थी। जो सबसे टॉप पे अपने ब्राह्मण थे वो सबसे ज्यादा प्योर माने जाते थे, और जो सबसे नीचे शूद्र हैं अपने, वो सबसे ज्यादा इम्प्योर पॉल्यूटेड माने जाते थे। ठीक है, तो ये एक हायरार्किकल सिस्टम था इंडियन सोसाइटी में कास्ट का, और ये बेस्ड था जो प्योरिटी और पॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बेसिस पे ये सब चीजें होती थी। और अनटचेबल्स और जो एससी थे, शेड्यूल कास्ट वाले, उनको काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस और डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा जो इंडियंस थे, कुछ इंडियंस के मन में जो वेस्टर्न कल्चर है उसके खिलाफ भी एक धारणा थी कि भाई ये जो वेस्टर्न कल्चर है, जो कॉलोनियल कल्चर और आइडियोलॉजी है, वो जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको वायलेट कर रहा है, उसको खराब कर रहा है। तो इन लोगों ने काफी उस टाइम पे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उनको रिजेक्ट करने का भी इन्होंने ट्राई किया था। तो ये सभी फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंडिया में रिफॉर्म्स होने की नीड हुई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले रिफॉर्म्स में आता है ब्रह्म समाज। ठीक है, तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये जो ब्रह्म सभा या फिर ब्रह्म समाज था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो राजा राम मोहन राय की जो आइडियाज और मिशन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि कभी ओकेजनली कोई लेक्चर दे दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को गैदरिंग कर ले रहे हैं, ठीक है, उनको समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जाए जिससे लोगों को लगातार कंटिन्यूसली उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाया बनाया जा सके, और उनको जागरूक किया जाए इन रिफॉर्म्स के बारे में। जो चीज़ें गलत है उनको बताई जाए, समझाई जाए कि भाई ये चीज़ें गलत है, सती प्रथा गलत है, ठीक है, विडो की रिमैरिज करानी चाहिए, एजुकेशन उनको मिलना चाहिए, ये सब चीजें उनको बताई जाए एक प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, और उनका मानना था कि हमें सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए जो कि इटर्नल है, इनसर्चेबल है, इम्यूटेबल है, और क्रिएटर और प्रिजर्वर ऑफ यूनिवर्स है। यानी कि भगवान ऐसे हैं जिनको मानव अभी तक समझ नहीं सका है। ठीक है, अनसर्चेबल है वो। ठीक है, और इसके अलावा इम्यूटेबल यानी कि वो बदलते नहीं है, भगवान हमेशा एक ही रहते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए भगवान एक ही है। ठीक है, और क्रिएटर और प्रिजर्वर है यूनिवर्स के। इसके अलावा अब हम देखते हैं ब्रह्म समाज के कुछ फीचर्स। ठीक है, तो अगर हम फीचर्स के बारे में देखें तो सबसे पहले जो ब्रह्म समाज है उसने सती के खिलाफ काफी ज्यादा काम किया। उन्होंने आइडोलेट्री और सती जैसे जो रिचुअल्स थे इनको रिजेक्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, सती प्रथा का अंत होना चाहिए, उनका मानना था। इसके अलावा ह्यूमन डिग्निटी पे उन्होंने काफी ज्यादा इम्फेसाइज किया। और जो डिवाइन अवतार से, ठीक है, लाइक हम कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं, कृष्ण भगवान, ठीक है, विष्णु के अवतार कृष्ण थे, ये लाइक ये सब चीजें उन्होंने रिजेक्ट की, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। और उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा इन्होंने, इनका जो मेन एजेंडा था वो हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना और मोनोथिज्म को प्रमोट करना, या एक ही भगवान को मानना, ठीक है, ये सब चीजें इन्होंने प्रमोट की। और इसके अलावा राजा राधाकांत गरीब एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के एक मेंबर थे, ठीक है, वहां से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने राजा राम मोहन राय को अपोज करने के लिए, ठीक है, उनके अगेंस्ट उन्होंने एक धर्म सभा की स्थापना की, ठीक है। जैसे जो राजा राम मोहन राय थे वो नई सोच वाले व्यक्ति थे, वहीं जो राजा राधाकांत देव थे ये पुरानी सोच वाले रूढ़िवादी व्यक्ति थे, ठीक है। ना हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना हुई, उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अब ये जो ब्रह्म समाज था ये दो वर्गों में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो समाज में डिवाइड हो गया। पहला था इसमें भारतवर्षीय ब्रह्म समाज एंड सेकंड वन इज आदि ब्रह्म समाज। इसमें जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज थी इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा की गई थी। और जो आदि ब्रह्म समाज है इसको देवेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। देवेंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज है ये भी बाद में साधारण ब्रह्म समाज में टूट गया था, जिसके फाउंडर थे आनंद मोहन बोस, साहिब चंद्र दे एंड उमेश चंद्र दत्त, ठीक है, ये तीन इसके फाउंडर थे। नाउ हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और ये मोनोथिस्ट थे, ठीक है। इनके कुछ मेन जो काम है, ठीक है, उन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखी थी वो है जैसे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में इन्होंने ये लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने वेदास और 5 उपनिषद को बंगाली भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। नाउ हम देखते हैं इन्होंने 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, जो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। और ये जो आत्मीय सभा थी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था मोनोथिज्म को प्रमोट करना। और जो आइडोलेट्री और कास्ट रिजिडिटी हैं, ठीक है, जो सेंसलेस जो रिचुअल्स हैं उसके अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने 1818 में अपना मेन जो इनका मेन कैंपेन था सती के अगेंस्ट वो उन्होंने स्टार्ट किया था। और पॉलीगैमी और जो विडोज की जो काफी खराब हालत थी उस टाइम पे उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया। और इन्होंने जो वुमेन के लिए जो इनहेरिटेंस राइट टू इनहेरिटेंस है और जो प्रॉपर्टी फॉर वुमेन है, ठीक है, और इन सब के लिए इन्होंने इनकी डिमांड की। और वेदांता स्कूल इन्होंने 1825 में इन्होंने स्टैब्लिश किया ना। वेदांता स्कूल जो था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडियंस को जो वेस्टर्न एजुकेशन है और जो इंडियन जो कल्चर की जो एजुकेशन है, इंडियन एजुकेशन में जो ऑलरेडी हमको पढ़ाया जा रहा था, लाइक जो उपनिषद की जो वेदांता फिलोसॉफी थी, और वेस्टर्न एजुकेशन लाइक साइंस मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, ये सब चीज़ों को कंबाइन करा के इंडियंस को पढ़ाया जाए ताकि उनका जो इंडियन कल्चर है उसके साथ भी वो उनका अटैचमेंट रहे और वो वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है, आई मीन जो वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको भी वो अडॉप्ट करें, ठीक है, कंबाइंडली। तो इसलिए इन्होंने वेदांता स्कूल या फिर वेदांता कॉलेज इन्होंने 1825 में स्टैब्लिश किया। इन्होंने बंगाली जमींदार की जो ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, बंगाली जमींदार उस टाइम पे क्या करते थे कि जो उनके पीजेंट है उनसे काफी ज्यादा रेंट वसूलते थे, ठीक है, और उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो इसी के लिए राजा राम मोहन राय ने एक मैक्सिमम लिमिट, यानी कि मैक्सिमम कितना रेंट हम इनसे ले सकते हैं, ठीक है, तो वो एक लिमिट को उन्होंने फिक्स किया, ठीक है, मतलब उसकी डिमांड रखी उन्होंने। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट करने में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो उन्होंने काफी हैवी इंपोज कर रखी थी उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई, उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने डिमांड रखी, ठीक है। ना हम देखते हैं ब्रह्म समाज का क्या सिग्निफिकेंस था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्रह्म समाज ने जो काफी सारी सुपरस्टिशंस थी, जो अंधविश्वास था उसको इन्होंने अटैक किया, ठीक है, उस पर इन्होंने अटैक किया। लाइक जैसे उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर हम अब्रॉड जाएंगे, हम विदेश जाएंगे, ठीक है, अगर हम सी के थ्रू ट्रैवल करेंगे तो हमारा जो धर्म होगा वो नष्ट हो जाएगा। इसी नोशन को काला पानी के नाम से भी जानते थे। अब ये जो काला पानी है इसको मानने के पीछे क्या क्या रीजन थे, इसके पीछे कुछ रीजन थे, जैसे कि हम देखते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो पहला रीजन तो इस पे यही था कि जो ट्रैवलर है वो अब्रॉड जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो वो अपनी जो डेली हिंदू प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो उसकी डेली हिंदू प्रैक्टिसेस हैं उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लाइक जैसे जनेऊ धारण करना, ठीक है, श्राद्ध करना, और इसके अलावा पूजा पाठ करना, ये सब चीजें वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेकंड रीजन ये था
कि जो वहाँ की जो अनसिविलाइज्ड पीपल हैं, ठीक है, उनके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, जो सिन गुड्स हैं उसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, लिकर हो गया, इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आएगा। और इसके अलावा ये मानते थे कि जो जो सी रूट है, ठीक है, जो सी रूट है, जो समुद्र के थ्रू जो ट्रैवल करते थे जहाज़ों से, तो ये जो समुद्र है इसमें काफ़ी सारी बुरी आत्माएं प्रवेश करती हैं, ठीक है, और रहती हैं। और जैसे ही कोई पर्सन शिप के थ्रू, नाव के थ्रू, सी के थ्रू ट्रैवल करेगा, तो ये बुरी आत्माएं उस पर्सन में एंटर हो जाएंगी। और जो चौथा रीजन था, चौथा रीजन ये था कि जैसे ही हम अब्रॉड जाएंगे, जैसे ही हम विदेश जाएंगे, जो तो हमारी इंडिया में जो गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा के पानी को काफी पवित्र माना जाता है, और इसकी वजह से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है, ये माना जाता है। तो हम गंगा के रिवर से काफी दूर होंगे, तो हमारा जो री इनकारनेशन होगा, लाइक या फिर जो हमारा मोक्ष होगा, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम हमसे हमको अब वो नहीं होगी। तो इस वजह से हमारा हमारा जो धर्म होगा वो नष्ट हो जाएगा माना जाता था, ठीक है। तो काला पानी के नोशन के पीछे ये कुछ रीजंस थे उस टाइम पे। ना हम आगे देखते हैं इस पे। हमने देखा काला पानी। हाँ, ठीक है। ब्रह्म समाज ने इसके अलावा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओके, ठीक है। तो इसके अलावा ब्रह्म समाज ने वुमेन के स्टेटस के लिए काम किया था, लाइक उन्होंने सती, पर्दा सिस्टम, मैरिज, पॉलीगैमी, इन सब के अगेंस्ट थे वो। और जो विडोज की जो रिमैरिज है, वुमेन एजुकेशन है, इसको प्रमोट कर रहे थे। और उन्होंने कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी को उन्होंने अटैक किया, उस पर अटैक किया, उसको रिजेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। नाउ हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो आइडिया था वो इंडियन और वेस्टर्न थॉट का एक ब्लेंड था। 1850 में संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता के प्रिंसिपल बने, और साथ ही इन्होंने कलकत्ता में ही एक संस्कृत कॉलेज फॉर नॉन ब्राह्मण्स भी ओपन किया। बिकॉज एंशियंट टाइम में संस्कृत लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स माना जाता था, और संस्कृत लैंग्वेज को सिर्फ जो प्रीस्ट और ब्राह्मण्स थे वही स्टडी कर सकते थे, जो नॉन ब्राह्मण्स थे वो उसके लिए स्टडी नहीं कर सकते थे। तो इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज फॉर नॉन ब्राह्मण्स ओपन किया। और इन्होंने विडो रिमैरिज के सपोर्ट में हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 को पास करने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा उसमें एफर्ट लगाए। और ये चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी की भी अगेंस्ट थे। और एज अ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर इन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल को स्टैब्लिश करने में हेल्प किया। और बैतने स्कूल, ठीक है, बैतने स्कूल ऑफ कलकत्ता के लिए सेक्रेटरी बने। और इन्होंने हायर एजुकेशन फॉर वुमेन को भी प्रमोट किया। नाउ ये जो बैतने स्कूल ऑफ कलकत्ता है, इसके जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर थे जॉन जॉन इलियोट ड्रिंक वाटर बैथनी, ठीक है, इन्हीं के नाम पे ये जो कॉलेज है या फिर स्कूल है, ये फाउंड हुआ था। और ये जो जॉन इलियो ड्रिंक वाटर बैथने हैं, ये एक ब्रिटिश एजुकेटर और रिफॉर्मर थे। एंड बैथने स्कूल वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया। ना हम देखते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। ये जो प्रार्थना समाज था, इसको आत्माराम पांडुरंग द्वारा केशव चंद सेन के सपोर्ट से 1867 में बॉम्बे में इसको स्टेब्लिश किया गया था। और प्रार्थना समाज महाराष्ट्र के भक्ति कल्ट से, ठीक है, भक्ति संप्रदाय से संबंधित था। एंड ये जो भक्ति संप्रदाय है, ये विट्ठल भगवान की डेवोटेशनल पोएम्स को प्रैक्टिस करता था। और जैसे हमारा ब्रह्म समाज आइडोलेट्री को अपोज करता था, सिमिलरली ये भी आइडोलेट्री को अपोज करता था, ठीक है, ये समाज। एंड डी के कार्वे और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा विडो रिमैरिज मूवमेंट और विडोज होम को स्टैब्लिश किया गया, जहाँ पे वुमेन को एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलती थी, जिससे कि वो खुद को फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट कर सके। ओके, तो ये था प्रार्थना समाज। नाउ प्रार्थना समाज के 4 मेन एजेंडास थे, ठीक है, इसके 4 मेन एजेंडा थे। वो 4 एजेंडा क्या थे? पहला था अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करना, ठीक है, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, विडो रिमैरिज को प्रमोट करना, और जो मेल और फीमेल है उसकी जो मैरिज एज है उसको इंक्रीज करना। क्योंकि हम जानते थे कि पहले से चाइल्ड मैरिज काफी ज्यादा प्रचलित थी, तो इसीलिए जो वुमेन और फीमेल और जो मेल है उसकी जो उसकी जो मैरिज एज है उसको इंक्रीज करने की इन्होंने इनका एक एजेंडा था, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी प्रार्थना समाज के बारे में। ना हम आगे बढ़ते हैं सत्य शोधक समाज के बारे में।
तो ये सत्य शोधक समाज जो है इसको फाउंड किया गया था ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में। और ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के सतारा से में बॉर्न हुए थे 1827 में, और ये एक गार्डनर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। ओके। और इन्होंने सबसे पहले दलित वर्ड, ठीक है, ये एक मराठी वर्ड है, इन्होंने सबसे पहले दलित वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। और इनकी कुछ मेन काम है, इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखी थी, जैसे इन्होंने बुक लिखी थी सार्वजनिक सत्यधर्म, एंड सेकंड की इंपॉर्टेंट है इसमें गुलामगिरी, 1873 में इन्होंने लिखी थी। ओके। और विठल राव कृष्ण जी वेदनकर द्वारा इनको एक महात्मा का टाइटल दिया गया था, ठीक है, 1888 में। और इनका मानना था कि जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, जो अपर कास्ट है, वो आर्यंस हैं, यानी कि बाहर से आए हुए वो लोग जो कि इंडिया में बाहर से आए हैं, ठीक है, और इनका इंडिया की जो भूमि है उस पर कोई भी राइट नहीं है। और जो लोअर कास्ट है वो नॉन आर्यंस है, यानी कि जो नेटिव इंडियंस है, जो भारत में पहले से ही रहते थे, बहुत पहले से, तो वो है। और उनको एक्चुअल में जो यहाँ की लैंड है वो लोअर कास्ट को बिलोंग करती है, ठीक है, तो ये इनका मानना था। एंड इन्होंने जो सत्य शोधक इनका जो सत्य शोधक समाज था, इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला सोशल सर्विस करना, दूसरा जो वुमेन और लोअर कास्ट है उसमें एजुकेशन को स्प्रेड करना, और लोअर कास्ट का अपलिफ्टमेंट करना, ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सत्य शोधक समाज का। नाउ हम देखते हैं गुलामगिरी के बारे में, ठीक है। गुलामगिरी बेसिकली ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई बुक थी 1873 में, ठीक है, तो ये डेडिकेटेड थी उन सभी अमेरिकन के बारे में जिन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे जो ब्लैक स्लेव्स थे, ठीक है, उनके उनके लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, तो उसके लिए ये डेडिकेटेड है। और इन्होंने जो इंडिया की जो लोअर कास्ट थी, ठीक है, उसको ब्लैक स्लेव्स ऑफ अमेरिका इनके साथ इन्होंने इसको कंपेयर किया था अपनी इस गुलामगिरी नामक बुक में, ठीक है। और अमेरिकन सिविल वॉर के बाद जो वहाँ पे जो स्लेवरी थी वो खत्म हो गई थी। तो ये रहा हमारा सत्य शोधक समाज। अब हम देखते हैं अगला रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो रामकृष्ण मूवमेंट, रामकृष्ण परमहंस, जिनका पहले नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था, ठीक है, ओरिजिनल नेम इनका गंगाधर चट्टोपाध्याय है। तो इनके द्वारा इस रामकृष्ण मूवमेंट को फाउंड किया गया था, ठीक है। और ये दक्षिणेश्वर, ठीक है, कलकत्ता में वहाँ के काली टेम्पल के काफी गरीब पुजारी थे, ठीक है। और तो ये जो रामकृष्ण मूवमेंट था इसके मेन दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स बनाया जाए, ठीक है, जिनकी जो कि डेडिकेटेड हो, जिनकी लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में जो कि डेडिकेटेड हो। और उस ग्रुप में से जो कि पहले टीचर या फिर वर्कर्स रहे हों उनको अलग अलग रीजन्स में भेजा जाए, और जहाँ की वो वेदांता फिलोसफी को स्प्रेड करें, ठीक है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को चैरिटी और सेल्फलेस वर्क करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, और साथ ही वो अन्य लोगों को भी ये काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। रामकृष्ण जी का मानना था कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी कलर, किसी भी क्रीड से बिलोंग करता हो, वो भगवान का ही एक रूप है। और जैसे कि हमने देखा पहले के जो भी हमने अभी पढ़े ब्रह्म समाज और आर्य समाज, तो ये जो समाज थे ये आइडोलेट्री को अपोज करते थे। बट यहाँ पे जो हमारा रामकृष्ण मूवमेंट है, रामकृष्ण मिशन है, ये आइडोलेट्री को सपोर्ट करता था। नाउ रामकृष्ण मूवमेंट, ठीक है, रामकृष्ण मूवमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड, हम देख सकते हैं इसको। पहला है रामकृष्ण मठ, एंड सेकंड वन रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो रामकृष्ण मठ की जो स्थापना थी वो परमहंस जी ने खुद की थी, ताकि वो अपना रामकृष्ण मूवमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये वाला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। और जो सेकंड रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, तो इसको विवेकानंद जी द्वारा इसको फाउंड किया गया था टू फुलफिल द सेकंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस वाले ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। और इन दोनों का जो हेडक्वार्टर था वो बेलूर कलकत्ता में था। ना हम देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। तो रामकृष्ण परमहंस जी वननेस ऑफ गॉड में मानते थे, यानी कि भगवान एक ही है। और इनके अनुसार हम, ठीक है, सैल्वेशन यानी मोक्ष को रिनंसिएशन, मेडिकेशन और भक्ति के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। और इनका मानना था कि सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड, यानी कि किसी व्यक्ति की सेवा करना ही भगवान की पूजा करने के बराबर है। और अगर हम विवेकानंद जी के बारे में देखें तो विवेकानंद जी की जो जन्म हुआ था इनका वो 1862 में इनका जन्म हुआ था, और 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका जो बचपन में, या फिर हम ओरिजिनल जो इनका नाम था वो नरेंद्र दत्त था, और ये परमहंस जी के ही शिष्य थे। इन्होंने
ह्यूमैनिटेरियन हेल्प और सोशल वर्क को ही अपना रामकृष्ण मिशन का एक ऑब्जेक्टिव माना। विवेकानंद जी ने अपने रामकृष्ण मिशन के थ्रू जो सर्विस और बिहेवियर एंड स्पिरिचुअलिटी और डे टू डे लाइफ के बीच में जो गैप था, जो गल्फ था, उसको खत्म करने का काम किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गल्फ बिटवीन सर्विस एंड बिहेवियर? देखो, what people believed in spirituality and how they behaved in society। तो ये जो दो चीजें हैं, इसके बीच में पहले से क्या था, गैप था। तो इस गैप को ही खत्म करने के लिए उन्होंने बोला कि देखो, कोई भी रिलीजन, कोई भी अगर कोई सच्चा धर्म है तो उस धर्म में पूजा पाठ करना ये तो ठीक है, बट उस धर्म में मानवता की सेवा करना जरूर होना चाहिए। और हम किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, गुड बिहेवियर रख रहे हैं, ठीक है, और अगर हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो रियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो और कुछ नहीं, ये चीज है, अच्छा व्यवहार रखना और सर्विस करना, लोगों की सेवा करना, यही एक्चुअल में रियल रिलीजियस प्रैक्टिस यही होती है। और दूसरी चीज इसमें स्पिरिचुअलिटी एंड डे टू डे लाइफ। देखो, क्या समझा जाता था कि स्पिरिचुअलिटी मॉन्क्स के लिए है, या फिर जो कोई आइसोलेटेड या कोई साधु, ठीक है, तप वप कर रहे हैं, पूरा अपना घर संसार छोड़ रखा है, तो उन लोगों के लिए होती है स्पिरिचुअलिटी, ऐसा समझा जाता था। बट उन्होंने बोला कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी कोई अलग सी हमारी दैनिक जीवन से हटके कोई अलग सी चीज नहीं है। जैसे हमने क्या कर रखा है, मॉर्निंग में एक टाइम पे हम पूजा पाठ करते हैं, शाम को एक टाइम पे पूजा पाठ करते हैं, बीच में हम अपना काम करते हैं डेली लाइफ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हीं के साथ अगर हम क्या कर लें, किसी भी व्यक्ति की सेवा कर लें, कोई भी हम सोशल वर्क कर लें, ठीक है, कोई भी कुछ भी कर लें, मतलब ऐसा अच्छा काम कर लें, तो ये भी हमारा क्या है, यही यही ये भी हमारा स्पिरिचुअलिटी में है। देखो, उन्होंने फर्स्ट में क्या आया था यहाँ पे, सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड। हमको कोई अलग से पूजा पाठ नहीं करनी है भगवान की पूजा करने के लिए, हम किसी भी व्यक्ति की सेवा, समाज की सेवा कर रहे हैं, तो यही हमारा भगवान की पूजा होती है। तो कुल मिला के उन्होंने ये बताया। इसके अलावा जैसे परमहंस जी वननेस ऑफ गॉड में मानते थे, वैसे ही क्योंकि विवेकानंद जी परमहंस जी के क्या था, शिष्य थे, तो उनका भी इसी में सेम विश्वास था कि वननेस ऑफ गॉड में उनका विश्वास था। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। लाइक हम पढ़ रहे हैं, बट हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, यूजलेस हुआ। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या हुआ, यूजलेस हो रहा है, हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो वो हमारे यूजलेस है, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारे विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। नाउ हम देखते हैं आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी द्वारा, जिनका एक्चुअल में नेम मूलशंकर था, उनके द्वारा किया गया था। और ये गुजरात के मोरबी में पैदा हुए थे, ठीक है। और ये ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। इन्होंने आर्य समाज की जो पहली यूनिट थी उसको बॉम्बे में 1875 में स्टैब्लिश किया, और इसका हेडक्वार्टर इन्होंने लाहौर में बनाया। ना आर्य समाज का क्या क्या विजन था, पहला विजन तो था इनका क्या, क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण करना। यूनाइटेड इंडिया का इन्होंने विजन रखा था, और जो कि रिलीजियसली, सोशली और नेशनली यूनाइटेड हो। और इंडिपेंडेंट इंडिया का इन्होंने विजन रखा था। एंड नेक्स्ट इन्होंने आर्यन रिलीजन को सभी लोगों के लिए एक समान धर्म के रूप में इन्होंने इसको प्रोनाउंस किया था। इन्होंने मैरिज एज को मेल के लिए 25 ईयर्स एंड फीमेल के लिए 16 ईयर प्रपोज किया। और इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज और विडो मैरिज को भी इन्होंने सपोर्ट किया। एंड इन्होंने, वे सभी लोग जिनको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया गया था, उनको हिंदू धर्म में वापस से रिकन्वर्ट करने के लिए, या फिर हम कहें आर्यन धर्म में वापस से रिकन्वर्ट करने के लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। ओके। और आर्य समाज के 10 प्रिंसिपल थे, जो कि हैं, पहला इसमें, गॉड जो है वो सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज है, ठीक है। गॉड क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, इमॉर्टल, ऑलमाइटी, और यानी कि भगवान की पूजा करनी चाहिए हमको। थर्ड प्रिंसिपल था इनका, वेदास जो है, वेद, वो बुक ऑफ ट्रू नॉलेज है। एंड फोर्थ वन था कि आर्य जो है उसको सच्चाई को एक्सेप्ट करने और झूठ को रिजेक्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। धर्म को उन्होंने क्या बोला, धर्म हमें हमेशा क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हमको गाइड करता है, और हर किसी को धर्म को फॉलो करना चाहिए। इन्होंने प्रत्येक इंडिविजुअल की, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की सोशल और फिजिकल वेलबींग को इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को लव और जस्टिस मिलना चाहिए, और हर किसी को नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और इग्नोरेंस को अवॉइड करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जो उसकी खुद की प्रोग्रेस है, वो पूरे सोसाइटी की प्रोग्रेस पे डिपेंड करनी चाहिए। और जो कलेक्टिव वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी है,
वो हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे, इंडिविजुअल की वेलबींग से। तो ये थे हमारे 10 प्रिंसिपल्स आर्य समाज के। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम देखते हैं। तो इनका प्रोमिनेंट वर्क था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना थी वो दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू वेदास का, मतलब कि हमको वैदिक टाइम में नहीं जाना है, बल्कि जो वैदिक लर्निंग है और वैदिक प्योरिटी है उसको अपनाना है। ठीक है। और स्वामी विरजानंद इनके गुरु थे। ठीक है, और ये मथुरा से बिलोंग करते थे और ये ब्लाइंड थे। इन्होंने नियति के प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया, यानी कि ऐसा तो होना ही है। ठीक है, तो ये चीज को उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कर्मा और री इनकारनेशन को इन्होंने एक्सेप्ट किया। और इन्होंने जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सिटी है, कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी है, आइडोलेट्री है, पॉलिथिज्म है, मैजिक है, सैक्रिफाइस है, सी ट्रैवल है, जैसे जो टैबू है और श्राद्ध, इन सब चीजों पे इन्होंने अटैक किया। और इन्होंने चतुर्वर्णाश्रम को इन्होंने क्या किया, डिफेंड किया। यानी कि इनके अनुसार जो हमारा चार वर्णों, जो वर्ण व्यवस्था थी उसको इन्होंने क्या किया, डिफेंड किया। बट इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों में डिवाइड करना चाहिए, बट नॉट बाय बर्थ, बट बाय ऑक्यूपेशन। ठीक है, यानी कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ये हमारा डिवाइडेशन होना चाहिए। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं सेवा सदन पे। ठीक है, तो सेवा सदन को पारसी रिफॉर्मर बेहराम जी मालाबारी द्वारा इसको फाउंड किया गया था 1908 में। और दीवान दयाराम गिदुमल की हेल्प से उन्होंने इसको फाउंड किया था। ठीक है, तो इनका जो मेन वर्क था वो था चाइल्ड मैरिज और विडो रिमैरिज के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है कि ये विडो रिमैरिज के अगेंस्ट थे। ठीक है, बाकी हमने पहले अभी तक क्या पढ़ा था, हमने विडो रिमैरिज के पक्ष में थे सारे जितने भी हमने पढ़े थे, बट यहाँ पे जो सेवा सदन था वो विडो रिमैरिज के अगेंस्ट था। ठीक है, इन्होंने एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट को पारित करने में इन्होंने काफी ज्यादा बेहराम जी मालाबारी द्वारा काफी एफर्ट लगाए गए थे। और इन्होंने वुमेन जो कि एक्सप्लॉइट और सोसाइटी द्वारा जिनको स्टार्ट कर दिया गया था, उनकी इन्होंने काफी सेवा की थी। ठीक है। नाउ देव समाज के बारे में देखते हैं। तो देव समाज को शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में 1887 में फाउंड किया गया था। ये नॉट, ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये देखने लायक है। ठीक है, इनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आगे देखते हैं। देव समाज इन्होंने कास्ट रिस्ट्रिक्शन को इन्होंने डिसअलाउ किया। इंटरडाइनिंग और इंटरकास्ट मैरिज, यानी कि अलग अलग कास्ट के जो पर्सन है वो साथ में बैठकर खाना वाना खा सकते हैं और इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, इसको इन्होंने क्या किया, अलाउ किया। और इन्होंने वुमेन की पोजीशन को अपलिफ्ट करने की बात कही और विडो रिमैरिज को भी इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। इन्होंने मेल के लिए 20 ईयर्स फॉर मैरिज एज और वुमेन के लिए 16 ईयर इन्होंने एज इन्होंने रिकमेंड की। ठीक है, और ये डाउरी तथा पर्दा प्रथा के लिए अगेंस्ट थे। इन्होंने एजुकेशन के लिए इन्होंने मोगा में को एजुकेशनल स्कूल स्टैब्लिश किया 1899 में। और इन्होंने देव समाज बालिका विद्यालय भी इन्होंने क्या क्या स्टैब्लिश किया था। ठीक है, ना हम देखते हैं धर्म सभा। धर्म सभा के हमने बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। इन्होंने ब्रह्म समाज के अगेंस्ट, उसके अपोज में इन्होंने क्या किया था, धर्म सभा, राधा कांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। ये एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को बिलोंग करते थे और ये सती के पक्ष में थे, यानी कि सती प्रथा होनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था। और खास ध्यान रखने वाली बात है, ये ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को बिलोंग करते थे, बट स्टिल इन्होंने वुमेन के लिए वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया। ना आगे बढ़ते हैं भारत धर्म महामंडल के बारे में। तो ये जो भारत धर्म महामंडल है, ये सनातन धर्म सभा, धर्म महापरिषद और धर्म महामंडली, इन तीन ग्रुप्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बीच में। और इसका जो हेडक्वार्टर था ये वाराणसी में था। और एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को बिलोंग करती थी। ठीक है, और इन्होंने काफी सारे हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन्होंने ओपन किए थे। मदन मोहन मालवीय जो हमारे थे, ये बीडीएम को ही बिलोंग करते थे। ठीक है, ये इस ग्रुप के सपोर्टर थे। आगे बढ़ते हैं हम। वीरशैम लिंगम पंडित के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। इनको तेलुगु रेनेसांस मूवमेंट का फादर कहा जाता है। और इन्होंने रिफॉर्म एसोसिएशंस वगैरह इन्होंने फॉर्म की मद्रास में। और ये विडो मैरिज के फेवर में थे। ठीक है, इन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया और चाइल्ड मैरिज को इन्होंने अबॉलिश किया। और ये फर्स्ट तेलुगु नोवेल राइटर थे। इनका जो वो था क्या वर्क था, वो था, उसका नाम था राजशेखरा चरित्रम। ओके।
नाउ श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट के बारे में हम देखते हैं, एसएनडीपी मूवमेंट के बारे में इसको जाना जाता है। तो इसको स्टार्ट किया था श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा, और ये उज्वास एक कम्युनिटी है, ठीक है, केरल की लार्जेस्ट सोसाइटी है, दलित सोसाइटी। तो इनके साथ इन्होंने इस मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी। तो ये जो हमारा श्री नारायण गुरु स्वामी है, इन्होंने एक शिवलिंग, ठीक है, एक शिवलिंग इन्होंने स्टैब्लिश किया था अरुविपुरम केरला में, ठीक है, शिवरात्रि के टाइम पे, जिसके थ्रू मतलब इन्होंने कहा कि जो आइडोलेट्री है, मूर्ति पूजा जो है, वो सिर्फ हायर कास्ट की मोनोपोली नहीं है, सिर्फ हायर कास्ट आइडोलेट्री नहीं कर सकता, बल्कि जो लोअर कास्ट है, लाइक जो दलित सोसाइटी इजवास थे, वो भी आइडोलेट्री यानी कि शिव की पूजा या फिर जो शिवलिंग की पूजा है वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, और इसको अरुविपुरम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और एसएनडीपी जो है वो इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर हुई थी 1903 में। इसके चेयरमैन श्री नारायण गुरु स्वामी थे, और इसके सेक्रेटरी नारायण कुमार आसन थे। ओके, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे जो पब्लिक स्कूल है उनमें जो दलित सोसाइटी विश्वास कम्युनिटी थी उसकी एडमिशन वगैरह उनको मिले, और गवर्नमेंट जॉब से उनको मौका मिले, ठीक है, रोड और टेम्पल्स में उनको एंट्री मिले, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको मिले। तो ये उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस किए कुछ, और जो दलित थे उनको रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में एंट्री मिली, और सोशल राइट्स मिले किनको, दलित्स को, ठीक है। नाउ टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बारे में देखते हैं। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था टीके माधवन, ठीक है। टीके माधवन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ त्रावणकोर केरल में उसके एक मेंबर थे। इन्होंने त्रावणकोर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक इशू उठाया था कि भाई जो दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जा रही है, और टेम्पल्स के अराउंड जो रोड है वहाँ पे उनको चलने नहीं दिया जा रहा है, उनको अलाउ नहीं है वहाँ पे चलना। तो इस इशू को उन्होंने उठाया था। उन्होंने वहाँ की एमएलसी में उनकी वहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाए थे कि कोई भी पर्सन, फिर वो चाहे किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, उसे टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए, और राइट टू वर्शिप उसे वहां पे मिलना चाहिए। तो ये चीज उन्होंने उठाई थी, बट ये जो वो लाए थे रेजोल्यूशन, ये अनसक्सेसफुल है, ये पास नहीं हो पाया, ठीक है। एंड टी के माधवन, के कलप्पन, वी मेनन, टी आर अय्यर, इन सब लोगों ने एक कमेटी बनाई टू फाइट अनट्रेसेबिलिटी। और ये जो के कलप्पन है, ठीक है, इनको केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने केरल पर्यटनम, ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च किया था 1924 में, जिससे कि सभी जितने भी हिंदूज हैं उनको टेम्पल्स में एंट्री मिले, और जो पब्लिक रोड्स हैं उनका यूज करने के लिए वो अलाउड हो। ओके, ना आगे बढ़ते हैं वाइकोम सत्याग्रह पे, ठीक है। तो वाइकोम सत्याग्रह एक टेम्पल एंट्री नॉन वायलेंट मूवमेंट था केरल में, जिसको 1924 में लॉन्च किया गया था। और इसमें जो ऑपरेसरी कम्युनिटी थी, यानी कि जो दलित कम्युनिटी थी, उन्होंने टेम्पल में एंट्री लेने का उन्होंने ट्राई किया था, बट उनको क्या किया गया था, अरेस्ट कर दिया गया था बाय ट्रावणकोर पुलिस। और इस सत्याग्रह को लीड किया गया था किसने, केपी केशव ने, ठीक है। और कंडक्ट किया था ईवी रमासमय ने, उनको वाइकोम वीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वाइकोम सत्याग्रह के जो जिन्होंने इनको कंडक्ट किया था, ईवी रमासमय, इनको वाइकोम वीर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो वाइकोम सत्याग्रह है, ये महात्मा गांधी के एडवाइस पे केरल में स्टार्ट किया गया था। इसके जो लीडर थे वही ऊपर हमने अभी देखा, टी के माधवन और केशव मेनन इसके लीडर्स थे, कुछ मेन लीडर्स। और इसमें कुछ फीमेल भी इन्वॉल्व थी, जैसे कि नारायणी अम्मा, ठीक है, मीनाक्षी अम्मा, तिरुमलई अम्मा, नागम्मा अम्मा, ये 4 वुमेन इसमें इन्वॉल्व थी इस मूवमेंट में। और इसका क्या रिजल्ट रहा, तो इसका रिजल्ट बेसिकली हम ये सक्सेस तो नहीं हो पाए गेटिंग राइट्स टू एंट्री इन टेम्पल वगैरह में, बट इनको जो उस टेम्पल के जो हमारा जो वाइकुम महादेव का जो टेम्पल था, उस टेम्पल के अराउंड जो रोड थी, जो पब्लिक रोड थी, उनमें इनको उनका यूज करने के लिए इनको अलाउ कर दिया गया, ठीक है। और बाद में जाके 1936 में, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था ये अपना, ये होता है 1924 में स्टार्ट हुआ था, और 1936 में फाइनली महाराजा, ठीक है, ट्रावणकोर के जो महाराजा थे, उन्होंने एक एक गजट उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें कि उन्होंने जो ये मंदिर था वाइकुम महादेव टेम्पल, ये सभी हिंदुओं के लिए उन्होंने क्या करते हैं, ओपन कर दिया, इंक्लूडिंग दलित सोसाइटी। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा वाइकुम सत्याग्रह। ये जितने भी है हमारे ऊपर क्या चल रहे हैं, टेम्पल एंट्री मूवमेंट चल रहे हैं। ओके, ना आगे देखते हैं हम अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। तो अलीगढ़ मूवमेंट
मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जो कुछ लिबरल और मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स थे उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये जो इनकी आइडियोलॉजी थी ये बेस्ड थी लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, ठीक है। इस बेस पे ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए मॉडर्न एजुकेशन को ओपन करना, और जिससे कि इस्लाम से जो अलाइंड है वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और सोशल रिफॉर्म्स करना, जैसे कि पर्दा सिस्टम को एबलिश करना, पॉलीगैमी वहाँ पे मुस्लिम्स में उनको एबलिश करना, विडो रिमैरिज करवाना, वुमेन एजुकेशन को ओपन करना, स्लेवरी एंड करना, डाइवोर्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ें, तीन तलाक वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होना, खत्म करना उस टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया। और नेक्स्ट है इसमें हमारा सतनामी मूवमेंट। तो सतनामी मूवमेंट हमारा स्टार्ट कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ था। और ये गुरु घसीदास द्वारा इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ये एक लेदर वर्कर थे, यानी कि चमड़ा के काम करने वाले व्यक्ति थे। और ये हमने पहले पीछे पढ़ रखा है, ठीक है, सतनामी मूवमेंट के बारे में। नाउ हम देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, कि ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे इनका क्या फायदा हुआ। तो इसमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो देखो, इन रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ कि इंडिविजुअल में इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी का एक आइडिया डेवलप हुआ, ठीक है। और हर एक व्यक्ति को राइट टू वर्शिप, फिर चाहे किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, उसको इस बात का मतलब राइट टू वर्शिप मिला उसको, हर एक व्यक्ति को, इन सब मूवमेंट्स को। और कल्चरल इंपॉर्टेंस हुई, ठीक है, स्टैब्लिश हुई किसमें, मिडिल क्लास में। ह्यूमनिज्म और रेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, ठीक है। एजुकेशन लाइक जो वेस्टर्न लर्निंग थी वो सब यहाँ इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, वो प्रमोट हुई। और इसके अलावा मॉडर्निज्म इंडियन सोसाइटी में डेवलप हुआ, ठीक है। सोशल इविल्स जो भी थे वो सब क्या हुए, खत्म हुए, ठीक है। जो नेशनल कॉन्सेंसस था उसका डेवलपमेंट हुआ। और वुमेन और लोअर क्लास का क्या हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ था। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट थे। और अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में देखें तो देखो, जो ये मूवमेंट्स थे ये एक नैरो सोशल, मतलब नैरो, मतलब ज्यादा फैल नहीं पाया, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सेलेक्टेड क्लास तक ही वो हो पाए, क्या फैल पाए, जैसे जैसे कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे ये उन्हीं तक पहुंच पाए, जैसे गांव हो गया, ठीक है, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, वहां तक ये मूवमेंट ज्यादा पहुंच नहीं पाया था, ठीक है। और इस ये जो मूवमेंट थी ये कुछ सर्टीन एस्पेक्ट को ही इन्होंने कवर किया, लाइक कल्चर, ठीक है। और अदर जो फील्ड थे लाइक आर्ट हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इन सब चीजों को ये ज्यादा कवर नहीं कर पाए थे ये मूवमेंट, ठीक है। और इसने क्या किया, इन मूवमेंट्स ने जो एंशियंट इंडियन कल्चर था उसको इन्होंने काफी ज्यादा ओवर इम्फेसाइज किया, और जो मेडिवल हिस्ट्री का जो कल्चर था उसको इग्नोर कर दिया गया। लाइक मेडिवल में हमारा क्या होता है, काफी मतलब काफी बढ़िया बढ़िया उस टाइम पे क्या आर्किटेक्चर वगैरह बने थे। और तो इस वजह से क्या हुआ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो उसको थोड़ा, उसको ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब एक फेडेड इमेज जैसी भी बन गई लोगों में। तो ये एक इसका क्या था, नेगेटिव एस्पेक्ट था। और इसके अलावा इंडिविजुअल रिलीजन के लिए एक सुपीरियरिटी एक इसमें स्टैब्लिश हुई, लाइक मुस्लिम्स के ऊपर हिंदू रिलीजन को इन्होंने क्या किया, स्टैब्लिश जैसा किया। लाइक जितने भी हमने क्या पढ़ रखे हैं अभी, रिलीजन मतलब मूवमेंट पढ़े थे, रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़े थे, ये ज्यादातर क्या हुए थे, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड थे। बट कुछ कुछ एक आदि थे जो मुस्लिम या फिर इस्लाम रिलीजन से रिलेटेड थे, ठीक है। इसके अलावा अम, इसमें क्या हुआ गया, सेक्युलर और मॉरल एस्पेक्ट क्या किया गया इसमें, अंडर एम्फेसाइज किया गया। और रिलीजियस और फिलोसफिकल एस्पेक्ट में क्या किया गया, ओवर एम्फेसाइज किया गया, इसको ज्यादा तवज्जो दी गई, ठीक है। और कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म में क्या हुआ, इसने इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन किया। जैसे मैंने कहा कि जो एक मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसको थोड़ा मतलब कम दिखाया गया उसको, ठीक है। तो इस वजह से कम्युनलिज्म का इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो ये था हमारे चैप्टर 9 ऑफ यूनिट 4, स्पेक्ट्रम्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। नाउ हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। तो जुड़े रहिए आप मेरे से और देखते रहिए वीडियो। तब तक के लिए सायोनारा।